नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 20 मार्च 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 160 एपिसोड यानी 160 एपिसोड आपके लिए सामने हाजिर हूं। जो 19 मार्च 2022 यानी कल सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो पसंद आए, मेरा जवाब पसंद आए, जरूर फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपने आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉयड वर्जन। साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। फायर्स, एलएस, ब्लू एंजल 1 या जीरोधा किसी एक में। चलिए तो शुरुआत करूंगा आपके सवाल मेरे जवाब का 160 एपिसोड। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सवाल किनका है और क्या मेरा जवाब यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। देखिए दोस्तों, बता दूं कि सबसे पहला सवाल है सतीश जी ने भेजा है बुल्ढाना महाराष्ट्र से। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग सवाल तो भेजते हैं लेकिन अपना नाम और शहर का नाम नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कृपया अपना नाम और शहर का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि मैं सवाल को सेलेक्ट कर पाऊँ, मुझे पता चले आखिर मैं किन के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं भेजेंगे अपना नाम और शहर का नाम साथ में नहीं लिखेंगे तो वो सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे सतीश जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि बीएससी को 20 क्वांटिटी लिया है 3030 पे, एसएल और टारगेट क्या होगा। एसबीआई कार्ड लिया है 20 क्वांटिटी 817 पे, इसके भी एसएल टारगेट। हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 क्वांटिटी 2059 के आसपास में, इसका भी एसएल और टारगेट चाहिए। रूट मोबाइल 15 क्वांटिटी 1599 पे लिया है, इसका भी एसएल टारगेट। पेटीएम को 30 क्वांटिटी 638 पर बाय किया है तो इसका भी एसएल और टारगेट क्या होगा। तो चलिए एक एक करके इनके सारे स्टॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले बीएससी को इन्होंने लिया हुआ है। तो बीएससी आपने 3030 पे लिया है। जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया 3000 के ऊपर निकला, आपने वहीं पर इसको पकड़ने की कोशिश किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सकती जी, आपने अच्छा स्टॉक्स को पकड़ा है। थोड़ा गिरावट भी आ रहा है तो कोई दिक्कत, लेकिन इसमें दिक्कत क्या ना, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन गया है। यहाँ पर 2600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है ना। 2600 का स्टॉप लॉस बनता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने बहुत ऊपर में पकड़ लिया, बिल्कुल हाईएस्ट जोन पे पकड़ लिया। अगर आप 2600 के आसपास पकड़ते हैं ना तो स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया बनता 2350 के आसपास में, देन आप उसको ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या ना, स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन गया। 2600 और सही स्टॉप लॉस आता है तो 2300 के आसपास में आता है। अब देखिए अगर 2600 के नीचे निकलता है तो एक बार तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज अगर ये 3000 के ऊपर निकलता है देन फिर थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। और इसको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत रखिए, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए बीएससी को, तो ये आपको और भी बेहतर प्रॉफिट बना देगा। अब चूंकि 3000 तक आ चुका है स्टॉक, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे लाजमी है, वो तो आपको बनता हुआ दिखेगा ही, इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है। 2600 का स्टॉप लॉस लगाना है तो जरूर लगा के चल सकते हैं। एसबीआई कार्ड के भी 20 क्वांटिटी आपने 817 पे लिया है। तो चलते हैं हम लोग एसबीआई कार्ड की तरफ और देखें एसबीआई कार्ड आपने 817 पे लिया है, बिल्कुल होल्ड करिए। 817 पे लिया तो अब क्या चाहिए सर, बहुत आपने बॉटम आउट किया इस स्टॉक को, बॉटम फिशिंग किया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। स्टॉप लॉस जो लगा के चलेंगे आप इस कंडीशन में, स्टॉप लॉस 820 रुपए का लगाइए। ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 860 से 65 का, वो अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 900 रुपए के आसपास में आता हुआ एसबीआई कार्ड में दिखेगा। बहुत ही बढ़िया जगह पे आपने पकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 क्वांटिटी 2060 के आसपास में लिया है, बहुत हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 क्वांटिटी 2060। तो देखिए हिंद यूनिलीवर अभी तो नीचे से बाउंस करने की कोशिश भी कर रहा है और अब काफी तेजी से नीचे गिरा और वहां से बाउंस किया। तो 2060 पर लिया, 2100 के आसपास में चल रहा है, यही रेजिस्टेंस एरिया है 2125। अगर वो ब्रेक करता है तो 2150 से 2200 का टारगेट। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में अभी फिलहाल 2000 रुपए के आसपास का रख के चल सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। रूट मोबाइल 15 क्वांटिटी 1600 के आसपास में आपने लिया हुआ है। तो चलते हैं रूट मोबाइल पर और ये आ गया 1599 पे लिया। स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए, 1520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। ऊपर वही रेजिस्टेंस है जो आपने लिया है 1600, 1585 से 1590 अगर ये ब्रेक करता है देन आपको फिर आपका टारगेट आ जाएगा, बाइंग प्राइस आ जाएगा 1600 और उसके बाद अगर वो होल्ड कर गया तो 1650 का भी टारगेट आपको दे देगा। पेटीएम सर, पेटीएम आपने 638 पे लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ले लिया। यहाँ पे हो सकता है एक आध झटका और भी आपको नीचे मिले और स्टॉक 500 के भाव पे आ जाए। तो अगर 500 के भाव पे आता है तो एक बार ऐड कर लीजिएगा थोड़ी सी क्वांटिटी,
नहीं ऐड करना चाहते तो अगर ये ब्रेक कर गया नीचे 570 तो निकल जाइएगा, वही स्टॉप लॉस फिलहाल बनेगा। अगर ऐड करना है इरादा तो आपको 550 500 के आसपास में ऐड करें, फिर वहां पे माल उठाएं। नहीं जाता है नीचे तो बैठे रहें। 640 से 50 के ऊपर अगर निकलता है जो आपका बाइंग प्राइस है वही रेजिस्टेंस है, देन आपको शॉर्ट टर्म 700 का टारगेट बन जाएगा। तो आपको ये दोनों साइड के लेवल मैंने क्लियर कर दिए हैं पेटीएम पर। उम्मीद है पेटीएम में अच्छा 6 मंथ का आपने रखा है ना वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 मंथ के लिए है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सतीश जी ये है पूरा आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और कोल्हापुर महाराष्ट्र से भारत तारे जी ने लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डॉलर प्राइस, ऑयल प्राइस एंड गोल्ड प्राइस ऑन आवर स्टॉक मार्केट। सर यहाँ पर ना ये सबका एक को रिलेशन होता है इन लोगों का। डॉलर प्राइस देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है रुपया कमजोर होता है ना। डॉलर मजबूत होने का मतलब है, देखिए डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट नाम का एक वीडियो मैंने बनाया था, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखिए। डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट है ना, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आरके ट्रेडिंग चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, मोबाइल ऐप पे भी डाल देता हूँ, वहाँ डाला हुआ है। उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ कि क्या इम्पैक्ट करता है डॉलर प्राइस। जब डॉलर ऊपर चलेगा तो रुपया कमजोर हो जाएगा। जब सर ये रुपया कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, जब ये रुपया कमजोर हो जाता है तो यहाँ दिक्कत हो जाती है कि डॉलर ऊपर चला गया। फार्मा जो कंपनियां होती है इसका ज़्यादातर कारोबार होता है विदेश में, आईटी जो कंपनी होता है इसका ज़्यादातर कारोबार होता है विदेश में। तब इन दो सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, ये रिलेशन होता है। ऑयल प्राइस अगर ऊपर जाएगा यानी कि क्रूड कहीं ना कहीं ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट के लिए निगेटिव है, क्योंकि तब कमोडिटी ऊपर हो जाएगा ना, इक्विटी नीचे हो जाएगा। आप देखिए इक्विटी नीचे आ जाएगा, कमोडिटी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो कमोडिटी में चला जाता है और इसके कुछ कंपनी इक्विटी मार्केट में है तो यहाँ निगेटिव आएगा लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कमोडिटी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब गोल्ड भी क्या है, एक कमोडिटी है सर, गोल्ड भी क्या है, एक कमोडिटी है, तो जाहिर सी बात है गोल्ड भी ऊपर आ जाएगा तो मार्केट यानी इक्विटी मार्केट नीचे आ जाएगा। बिल्कुल उल्टा अपोजिट रिलेशन चलता है डॉलर। रुपए और ऑयल, इक्विटी, गोल्ड और इक्विटी, ये सारे उल्टे हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि ऑयल प्राइस इधर तेजी हुआ रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से तो इक्विटी मार्केट नीचे आने लग गया, रुपया कमजोर हुआ तो आप देखा कि $1 का भाव 77 रुपए के आसपास पहुंच गया, तो वहां पे भी इक्विटी में दिक्कत आया, माइनस नीचे में आ गया, इक्विटी मार्केट गिर गया। ऑयल प्राइस हाइक हुआ, ब्रेड क्रूड हाइक हुआ, प्राइस ऊपर चला गया $140 के वहाँ ऊपर में पहुंच गया, तो आपने देखा हुआ कि इक्विटी मार्केट नीचे आ गया। तो ये सारी निगेटिव चीज़ें होती है अगर इसका प्राइस हाइक होता है। हाँ, डॉलर का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा तो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है बहुत सारी कंपनियां होती है जो देशी स्तर पर कारोबार करती है, जो रुपए में लेन देन करती है। तो जैसे ही रुपये मजबूत होगा आपका इक्विटी मार्केट भी मजबूत होना स्टार्ट होने लग जाता है। इस बात को तो देखते हैं। उसके अलावा ऑयल प्राइस अगर नीचे आएगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कम खर्च में होने लगता है, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ता है और मुनाफा बढ़ने के बाद मार्केट में बूम आता है। गोल्ड प्राइस अगर नीचे आता है तो गोल्ड प्राइस का मतलब है कि कमोडिटी में बिकवाली हो रहा है और लोग वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी में, तो कमोडिटी जब कमजोर होगा तो इक्विटी मजबूत होगा। तो ये सारे रिलेशन है, ये सारे इम्पैक्ट होते हैं भारत जी, इसका गोल्ड का, डॉलर का और साथ ही हमारे ऑयल का भी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। सारे लोगों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि क्या इंपैक्ट आता है, तो यही इंपैक्ट आता है डॉलर गोल्ड का। उम्मीद है क्लियर आ गया हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल हर्षद चावड़ा जी श्री रामपुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इनका सवाल है कि सर ऑप्शन बाइंग और स्टॉक ट्रेडिंग में सेम चीजें काम करती हैं क्या? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जांपल भी दे रहे हैं कि अगर किसी स्टॉक में हैमर पैटर्न बनता है तो स्टॉक अप साइड मूव
होता है। बट यही अगर ऑप्शन बाइंग में बने तो एसएल हीट हो जाते हैं। 70% तो ऐसा होता है। क्यों? ये मैंने ट्रेड लेके ऑब्जर्वेशन किया, यही प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम ऑप्शन बायर, आपने एक वर्ड यूज किया बायर। आपने जब इंश्योरेंस खरीदा होगा, आप ध्यान से समझिएगा इसको, आपने एक इंश्योरेंस खरीदा एलआईसी का या किसी का भी इंश्योरेंस खरीदा, उस इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस अगर आपने खरीदा, क्या खरीदा? टर्म इंश्योरेंस, है ना, एक वर्ड आ गया टर्म इंश्योरेंस। तो जैसे ही आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आप बोल देता है कि भाई 15 साल के लिए ये टर्म इंश्योरेंस है, 15 साल में आप मर गए, कहने का मतलब ऐसे ना, भगवान ना करे कभी कोई मरे, एकदम दुरुस्त रहे, लेकिन जो एलआईसी पॉलिसी की बात आ रहा हूँ इंश्योरेंस की, उसमें क्या होता है, एक टर्म लगा दिया जाता है ना कि 15 साल में अगर आप मर गए, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गया, तो ही आपको पैसा मिलेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं मरे, कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित रहे, तो ये जो टर्म इंश्योरेंस के लिए आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, ये जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, वो प्रीमियम कंपनी के पास चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नील बटा सन्नाटा। तो ये जो 15 साल के लिए टर्म जोड़ दिया जाता है, किसी किसी में 10 साल जोड़ दिया जाता है कि 10 साल में आपको मरना होगा या एक्सीडेंट होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तो नहीं, किसी किसी में 5 साल। तो कहने का मतलब है ये जो टर्म लगा दिया था 10 साल 15 साल, ये क्या होता है? ये एक टाइम है। क्या है? ये एक टाइम पीरियड हो गया ना। इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर एक्सीडेंट, दुर्घटना, घटना कुछ भी हुआ तभी आपको पैसा मिलेगा, तो नहीं तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है। तो इसी तरह जो ऑप्शन बायर होते हैं ना सर, जो ऑप्शन बायर होते हैं, वो समझिए कि वो एक टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है, टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है जो ऑप्शन बायर होता है। इसमें टाइम वैल्यू होता है कि अगर इतना टाइम में चला गया, तब ऊपर गया तब तो ठीक है, नहीं गया तो वो प्रीमियम जमा हो जाता है, यानी कि वो आपका एसएल काट देगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपने एक दिन के हिसाब से लिया है और आपने ये सारी चीजें देखा और मार्केट हल्का से भी वहां पे साइडवेज हो गया, ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है? टाइम तो बीतता जा रहा है, 10 बज रहे, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहा है, ये तो यही है। तो जाहिर सी बात, आपको तो बोला गया ना कि टाइम के दरमियान ही अगर जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो टाइम के दरमियान ही अगर मार्केट साइडवेज हो गया, भले यहाँ पे एक हैमर बन गया, आपने इसके हिसाब से ले लिया और इस तरह से हैमर ऊपर गया, आपने एंट्री लिया और यहीं पे एंट्री लेने के बाद इसे साइडवेज हो गया, इसने तो अपना काम किया, इसने मार्केट को थोड़ा ऊपर भेजा, लेकिन मार्केट अब इस जगह पे साइडवेज हो गया, यानी आपका टाइम माइनस होते जा रहा है, लेकिन स्टॉक में मूव नहीं आ रहा है, इंडेक्स में मूव नहीं आ रहा है और प्रीमियम आपका खत्म हो जाता है। तो जब वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा तो प्रीमियम सडनली डाउन हो जाएगा और वो आपका एसएल काट देगा। तो यहां जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना हर्षद जी, वो होता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ही दुश्मन होता है, जहां पे बहुत सारी चीजें वर्क नहीं करती, लोगों को लगता है कि ये पैटर्न काम नहीं करता। पैटर्न काम करता है सर, लेकिन आप चूंकि ये नहीं देख रहे कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, मार्केट जहां साइडवेज हो गया, मूव नहीं आया, तो आपका सारा पैटर्न फेल फाल करके निश्चित कर देगा। इसीलिए बायर ज्यादातर पैसा क्यों नहीं बना पाते, सेलर पैसा क्यों बनाता है? इसी वजह से, क्योंकि बायर के पास जो होता है एक टाइम पीरियड का जो होता है चाबुक होता है, ये चाबुक उसको हमेशा मार पड़ता रहता है, यही टाइम पीरियड उसको मारता रहता है, यही जान ले लेता है, नहीं गया मार्केट से खत्म कर देगा, सारा पैटर्न फेल कर देगा। तो ये चीज होती है। तो आपने जो ऑब्जर्व किया बिल्कुल सही किया, लेकिन आपने इसका दूसरा पार्ट नहीं देखा कि ये किस तरह से बाय जो होता है ऑप्शन जो है काम किस तरह से करता है। ऑप्शन एक छोटा मोटा चीज नहीं है सर कि आए और कुछ भी बना और ले लिए खरीद लिए, ऑप्शन बहुत बड़ा चीज होता है। और ऑप्शन दैट्स लाइक ग्रेजुएशन, अगर आपने डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने का आप सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले 1 क्लास पढ़ना होगा, 2 पढ़ना होगा, 3 पढ़ना होगा, 4 पढ़ना होगा, 5, फिर 10, फिर मैट्रिक का एग्जाम देना होगा, देन ग्रेजुएशन। इसी तरह यहाँ पे सारे लोग जो है ना, आजकल ये एक तरह का चीज फैला हुआ है, जो लोग आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में ही शुरू कर जाते हैं और फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो सर पहले बेसिक क्लियर हो जाती है ना, तो फिर आप ऑप्शन में कर लें तो कहीं दिक्कत नहीं, ये सवाल ही फिर सवाल ही नहीं बनेगा, आपके दिमाग में आएगा नहीं, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। तो ये मेन काम सारी चीजें करती है सर, क्योंकि ऑप्शन का भी चार्ट तो इसी सब चीजों से बनता है ना, बात समझ रहे हैं? ऑप्शन का चार्ट भी इसी सारी चीजों से बनता है, लेकिन वहां पे टाइम पीरियड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए सेलर मैक्सिमम टाइम पैसा बनाता है, क्योंकि जो एलआईसी बेचता है, जो प्रीमियम जो पॉलिसी बेचता है, वो कभी लॉस में जाता है क्या? इंश्योरेंस कंपनी कभी लॉस में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बेच रहा है ना, वो बेच रहा है, इसलिए वो लॉस में नहीं जाता। आप खरीद रहे हैं, अगर आप नहीं कुछ हुआ तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी वही सेम पॉलिसी कंपनी
100 लोगों को बेचता है, 100 लोगों को कंपनी सेम पॉलिसी बेचता है, तो मान लीजिए एक वो व्यक्ति टाइम 15 साल के अंदर ही जो टाइम था उसमें मर गया, तो उसको कंपनी पैसा दे देगा, लेकिन बाकी लोगों में नहीं मरे तो बाकी लोगों का पैसा तो कंपनी के पास चला आता है ना। बात समझ रहे हैं? तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहता है, इसलिए ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और ऑप्शन बायर ज्यादातर लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि उनके साथ टाइम का इश्यू होता है। तो उम्मीद है ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन किस तरह से काम करता है हर्षद जी। ठीक है, तो उम्मीद है अगला सवाल जो भी होगा आप नेक्स्ट टाइम जब भी भेजेंगे तो इससे और भी बेहतर होगा। ये सवाल बहुत ही बढ़िया था, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। तो ये आपके सवाल मैंने जवाब करा 160 एपिसोड था, 160 एपिसोड, क्योंकि लोगों ने अपने नाम और शहर का नाम लिख के नहीं भेजा तो सवाल रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ये अंतिम सवाल था। उम्मीद है कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।